हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के। ठीक है ना। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए मैंने सोचा चलिए हम इसको जो है सॉल्व कराते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस 2020 से लिए गए हैं। ठीक है ना। 2020 के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें 2020 के। सेट देख सकते हैं आप, सेट फर्स्ट है और इसके मैं आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि माना कि एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है जो कि परिभाषित है आर टू आर। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे। तब जो फंक्शन एफ है वो हमें बताना है क्या है। एक एकी आच्छादक, बहु एक आच्छादक, एक एकी है या देखिए, एक एकी को हम लोग कहते हैं वन वन और आच्छादक को क्या कहते हैं हम लोग ऑन टू। तो हमें ये चेक करना है। अब अगर हम इसको पूरे प्रोसेस से जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो देखिए मैं आपको इसको कैसे बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन, हमें हमारा जो एफ एक्स गिवन है वो दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वन वन तो आप जानते होंगे क्या होता है। सबसे पहले चेक करते हैं कि वन वन है या नहीं है। वन वन का मतलब एक है की। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये देखिए दो सेट है हमारे पास, ये भी रियल नंबर का ही है और ये भी रियल नंबर का है। फंक्शन जो डिफाइन है वो किस तरह से डिफाइन है, एफ। ठीक है, आर टू आर। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे मान लीजिए -1, 0 और 1, और भी होंगे क्योंकि रियल नंबर का सेट है। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, तो 1, 0, 2, इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। अब देखिए, वन वन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है 1 to 1। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में होता है। देखिए, इस वाले को क्या कहते हैं, इस सेट को आपने पढ़ा होगा, इस सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, प्रांत। और जो ये वाला सेट होता है इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं सह प्रांत। ठीक है, सह प्रांत। तो देखिए, अगर प्रांत के हर अवयव का, ये इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, अगर डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की एक इमेज आए, ठीक है ना, जैसे मान लो -1 की इमेज कुछ भी आए, इस तरह से जो है हर एक एलिमेंट की अगर एक इमेज आएगी, तब हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन वन वन होगा। और अगर दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है तो वो वन वन नहीं होगा। अब जैसे कैसे होगा, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर -1 की इमेज निकालता हूँ, ठीक है ना, f-1, तो आप ये इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से कितना मिलेगा हमें, 1। तो हमने -1 की इमेज निकाली, वो 1 आई है। ऐसे ही हम निकालते हैं 1 की इमेज। तो 1 की इमेज अगर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, वो 1 का स्क्वायर, यानी वो भी 1 आएगी। तो आप यहाँ देखिए, -1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज वो भी 1 है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि ये 1 1 हुआ, बिल्कुल नहीं। इधर से आप देख पा रहे हैं दो एलिमेंट्स की इमेज एक आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कैसा है, ये एक ही नहीं है, ये एक ही नहीं है। अब ऑप्शन में अगर देखिए तो पहला तो गलत हो गया, इसने पूछा था एक ही आच्छादक है। दूसरे में कह रहा है बहुएक, यहाँ पर रुक जाइए जरा, एक ही का मतलब, अब देखिए ये कैसा था, ये आपका वन वन नहीं है तो कैसा होगा, मैनी वन है। मैनी वन का मतलब क्या होता है, बहु एक। ठीक है ना, यानी इधर से बहुत सारे एलिमेंट हैं और इधर से एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए कैसा हुआ है, बहु एक। तो दूसरा देखिए, तीसरा वाला कह रहा है एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो एक ही तो है नहीं है, तो पहला और तीसरा तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है, आच्छादक। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है कि सेट बाई में, ये जो दूसरा वाला सेट है, अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ कि एक सेट हमारे पास x होता है, दूसरा सेट हमारे पास y होता है। एक फंक्शन डिफाइन अगर मैं कर दूं f फ्रॉम x टू y, तो ये जो y होता है यानी जो कोडोमेन का सेट होता है, तो कोडोमेन के सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज x में उपस्थित ना हो। ठीक है ना, फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि y के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज x में उपस्थित होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम फंक्शन को ऑन टू कहेंगे।
अब जरा इसके लिए देखिए, मतलब अगर इसकी परिभाषा से आप करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर, जो बाई है हमारा वो भी यहाँ पर आर ही दिया गया, रियल नंबर का सेट देख सकते हैं आप यहाँ पे ये है, और जो एक्स है वो भी हमारा क्या है, आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बाई, फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक बाई जो कि बिलोंग करता है आर में, ये आर कौन सा है, कोडोमेन में, है ना। तो प्रत्येक बाई जो कि आर में है उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी डोमेन में। तो ये देखिए मैथमेटिकल मैंने डेफिनेशन लिखी है कि प्रत्येक अवयव जो बाई में उपस्थित होगा उसके लिए एक्स में उसकी कोई ना कोई प्री इमेज उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें फंक्शन दिया है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना बाई, बाई क्या हुआ है असल में, ये बाई जो एलिमेंट आया है बाई, ये क्या है, ये इमेज ऑफ एक्स है ना। एक्स पे हमने फंक्शन को ऑपरेट करा, हमें बाई मिला, तो हम एफ एक्स को बाई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा आपके पास अंडर रूट बाई। अब देखिए ये अगर एक्स बराबर अंडर रूट बाई आया है और सेट है हमारे पास रियल नंबर का, तो यहाँ पर बाई क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, बाई हम या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, है ना, उसी के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव नंबर लिया अंडर रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी आ जाएगा, जबकि हमारे पास सेट कैसा है, रियल नंबर्स का। तो यानी कि जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। यानी कि ये हमें जो x के मान मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव मान मिलेंगे, यानी कभी भी हमें x का मान नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सॉरी ये जो मिलेगा, हम सॉरी बाई को देखिए, हम लोग बाई, क्योंकि हमें बाई डिफाइन करना है, तो हम देख सकते हैं बाई हम क्या ले पाएंगे, यहाँ पर बाई हमें जीरो और पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे, लेकिन बाई तो रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में तो सारे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके और आपके -1 तक, और जीरो से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो सारे, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनकी कोई भी हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ना तो वन वन हुआ और ना ही ऑन टू हुआ। तो इस तरह से हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो है खा, पार्ट खा इसी का। तो सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें हमें गिवन है ये मैट्रिक्स, हम इस वाले पार्ट को जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा खा वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हमें ये गिवन इसकी वैल्यू पूछी थी, काफ़ी सिंपल है। तो आपने देखिए मल्टीप्लाई तो करना सीखा ही होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस कॉस की मुझे मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होती है वो सारे एलिमेंट के साथ होती है, ठीक है। तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर फोर्थ एलिमेंट मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स है, प्लस ऐसे ही मैं सेकंड मैट्रिक्स में साइन मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब मैट्रिक्स को जैसे जोड़ते हैं, सिंपल एडिशन है मैट्रिक्स का, कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड में देखिए, थर्ड एलिमेंट में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए ये प्लस का साइन कॉस, ये माइनस का साइन कॉस कैंसिल, यहाँ भी ये प्लस का साइन कॉस, ये माइनस का साइन कॉस कैंसिल, यानी यहाँ पर आया हमारे पास 0, यहाँ पे भी आया 0, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि है हमारे पास ये।
तो गा वाले पार्ट में समाकलन पूछा है, इंटीग्रेशन हमें दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है ना, ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 हम लोग जानते हैं, 1 क्या होता है, 1 होता है हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल देते हैं जो कि होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये अंदर क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब देखिए स्क्वायर सी वाला रूट कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स और प्लस सी। ऑप्शन मैच कर लीजिए, माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ये शायद सेकंड ऑप्शन मुझे लग रहा है ना, प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो ऑप्शन नंबर 2 होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ। इसमें हमसे कह रहा था कि हमें ये दे रखी थी d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4th रूट दिया है हमें x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ हमसे इसकी घात पूछ रहा था, तो आपने पढ़ा होगा घात और कोटि हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये अंडर रूट हटाएंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 4 इक्वल्स टू, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा रूट और यहाँ बचेगा x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे इसकी घात पूछी थी, तो घात बताइए क्या होती है। तो घात हम लोग देखते हैं, जो जितनी मतलब जो हाईएस्ट कोटि का जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है उसकी पावर जो होती है वही घात कहलाती है। तो अगर हम इसकी कोटि पे लिखना चाहें, कोटि है ना, कोटि का मतलब ऑर्डर, तो अभी ये कितने ऑर्डर का है, तो हम देख पा रहे होंगे जितनी ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वही उसका ऑर्डर होता है। तो देखिए यहाँ पर तो एक ही बार किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बार किया गया, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। और जो कोटि की जो घात होती है वही उसकी घात कहलाती है, तो घात का मतलब डिग्री। तो देखिए इसकी घात कितनी है, तो इसकी पावर है 4, तो यहाँ से इसकी घात कितनी आएगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट यानी 5वां, इसका 5th वाला पार्ट। इसमें हमसे क्या कहा था कि अगर ये सदिश एक दूसरे पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हम वेक्टर a मान लेते हैं जो कि हमें दिया है 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k, साथ में जो वेक्टर b है उसको हम लिख लेते हैं जो कि हमें गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं यानी दो वेक्टर अगर लंब होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ये डॉट भी 0 होता है। तो देखिए उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट किस तरह से करेंगे, 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k, इसका डॉट कर दीजिए किसके साथ 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर 0। तो आपने पढ़ा होगा कि i डॉट i 1 होता है, बाकी i डॉट j 0 और i डॉट k 0। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10 माइनस ये हो गया माइनस 3 लैम्डा और प्लस k की k के साथ करेंगे तो आ जाएगा 8 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 लैम्डा बराबर कितना आ गया 18। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 6, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं लैम्डा वैल्यू पूछी थी हमसे, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का जो का वाला पार्ट है इस पर, इसमें दिया था कि हमें इसका मुख्य मान निकालना था, साइन इनवर्स साइन ऑफ 7π/4, ये हमें इसका मुख्य मान निकालना था। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही साइन इनवर्स से साइन को हटा देते हैं और सीधे 7π/4 इसका आंसर लिखते हैं, लेकिन
जो मुख्य मान होता है, तो उसका मुख्य मान हमें पता है, साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है -π/2 से π/2 में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 7π/4। तो क्या 7π/4 इस इंटरवल में आएगा? तो नहीं आएगा, यानी कि हम इसको इस तरह लेके आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया साइन, इसको मुझे ब्रेक करना है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ क्या कि 2π - π/4। देखिए ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7π/4 को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया है। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, ये अंदर देखते हैं क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2π - थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा 2π माइनस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, यहाँ पर 2π माइनस। तो 2π माइनस पे फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, लेकिन इसका साइन जरूर चेंज होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का π/4। कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि हम लोगों को पता है सिंस साइन 2π - थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन माइनस थीटा भी तो होता है माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? ये जो माइनस था ये मैंने अंदर लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा, -π/4, और ये इसका मुख्य मान होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 में। ठीक है, इसलिए जो हमारा ये जो होगा -π/4, इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा रेंज और डोमेन के बारे में, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर खोलिए और अब वहां पर जाके पढ़िए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर खा। वैसे देखिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ था जो मैंने देखा था, यानी स्टार लगने का मतलब ये है ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है ना, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। क्लियर है? तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर गा, थर्ड वाला पार्ट इसका। इसमें हमसे कह रहा है कि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की इतनी दे रखी है, इवेंट बी की इतनी दे रखी है और प्रोबेबिलिटी बी बाई इतनी दी है, तो हमें पी ए यूनियन बी पूछा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, है ना, एक एक मार्क्स के। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि गिवन है 0.4, फिर हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है 0.8, फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो कि कितना है हमारे पास 0.6, और हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो क्या होगी। तो चलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हमें एक चीज यहाँ पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो कि गिवन है 0.6। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेस प्रमेय में प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें गिवन है 0.6। ठीक है, लेकिन हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी है नहीं। ठीक है ना, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है नहीं, तो हम लोग इसको किस तरह से निकालेंगे। हाँ, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितनी हो जाएगी 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है हमें 0.4, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 0.24। क्लियर है, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो वो तो सेम रहता है, पता है आपको। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.4, बी की वैल्यू कितनी दी है 0.8, माइनस ये वैल्यू देखिए निकालनी पड़ी थी हमें, कितनी आई थी 0.2,
0.24। तो ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1.2 माइनस -0.24। इसमें सब्ट्रैक्ट करिए कितना आता है, तो हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.96। तो ये हमारा आएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम लोग और आगे के क्वेश्चंस को और मैं इसको सॉल्व करा सकूं। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर घ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम लोगों से कहा जा रहा था कि एक समीकरण है y बराबर a की पावर x प्लस बी, इससे संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जो हमें समीकरण दी है वो क्या है, y इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास जो है दो अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, दो अननोन यानी कि दो अचर हैं। हमें मालूम है जितने अचर होते हैं उतनी ही बार हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं आपको बिल्कुल ऐसे करवा रहा हूं जैसे कि आप इसको बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस b कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। चलिए मैं इसको नहीं लिखता हूँ। अब हमें पता था कि दो वेरिएबल हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार और करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मालूम था कि दो वेरिएबल्स हैं। इसको देखिए इक्वेशन नंबर में 1 डाल दूंगा, ठीक है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना हम लोग तो क्या आएगा, ये d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है लेकिन साथ में e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। तो समीकरण नंबर 1 से मैं क्या करूंगा, इसका मान डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं a e की पावर x का मान कितना है, dy बटे dx, ये मान इसके बराबर है, ठीक है। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो हमें इसका अवकल समीकरण लिखना था, तो देखिए ये हम लोग अवकल समीकरण को प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। हमें सिर्फ अवकल समीकरण के रूप में लिखना था तो वो हमने ज्ञात कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि f(x) बराबर, ये जो फंक्शन है दिखाइए कि x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि कोई फंक्शन सतत यानी कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है, किसी फंक्शन को सतत कब कहते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर, उस लिमिट पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सतत है। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने पढ़ रखा है ये हम लोगों ने कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट, और वो किसके बराबर आनी चाहिए, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पर, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, लिमिट पर। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है वो दिया है 0, तो हमें ये दिखाना है कि सतत नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें बताना है 0 पर, तो हमें ये तो दिया ही है। तो पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर 0 पर हमें गिवन है f0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हम निकालते हैं कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर बाईं सीमा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। तो बाईं सीमा को कैसे लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। फिर इसको किस तरह से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो हमारे पास फंक्शन है 0 माइनस h, इसका क्या मतलब है,
कि हमें वो फंक्शन चुनना है जो कि जीरो नहीं है, मतलब जीरो से कुछ कम है। तो आप देखिए, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जब x जीरो नहीं है, तब हमें फंक्शन क्या रखना है, ये रखना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो जहां जहां x है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो जहां x है वहां हम क्या रखेंगे अपना, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का क्यूब प्लस थ्री। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा आगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये अंदर हो जाएगा माइनस एच का क्यूब प्लस थ्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे। जब आप इसमें लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो प्लस थ्री विच इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है। तो अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन की लिमिट जो जीरो पर आई है वो तो आई है वन, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो जीरो पे आई है वो तो आई है वन, और जो इसकी लेफ्ट लिमिट आई है वो आई है कितनी, थ्री। और कंडीशन क्या होती है कि ये तीनों ही बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों ही बराबर नहीं आई हैं, तो इसका मतलब हम इन्हीं दो से लिख सकते हैं। तो सिंस हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर जीरो, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि f जीरो इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ जीरो बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने से क्या फायदा, इसलिए हमने राइट हैंड लिमिट को चेक ही नहीं करा इसमें। ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, तो जो हमारा एफ एक्स है वो x बराबर जीरो पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सतत नहीं है, सतत नहीं है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग राइट हैंड लिमिट कब निकालते, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो हम तीसरा वाला भी चेक करते कि क्या वो भी बराबर आ रहा है, तो हमें दो में पता चल गया तो हम तीसरा क्यों निकालेंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमसे कह रहा है कि इसका dy अपॉन dx, मतलब अवकलन पूछ रहा है सिंपली। तो आपने इस तरह का पढ़ा होगा, हम लोग इसको प्रतिस्थापन से करते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर मैं यहाँ पर क्या लूँगा, टेन थीटा रखने पर, ठीक है ना, उससे मैं इसको प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो चलिए अगर मैंने x बराबर टेन थीटा ले लिया तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा हमारे पास टेन इनवर्स x। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। तो चलिए x बराबर टेन थीटा इसमें पुट करिए, तो यहाँ से क्या आएगा, y बराबर कॉट इनवर्स, और अंदर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स कितना है हमारे पास, टेन थीटा। ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब ये होगा हमारे पास कॉट इनवर्स, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। अब इसको आगे हम लोग करते हैं बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। देखिए इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, और अपॉन टेन को लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। चलिए बाकी काम है अब इधर सॉल्व करता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स। देखिए अंदर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। और नीचे हमारे पास था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको मैंने पलट दिया, इनटू में लिख रहा हूँ तो कैसे लिख पाऊंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने इस तरह से लिख लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो अभी हमारे पास कुछ हो जाएगा इस तरह से, कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, यहाँ पर देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला खोल देता हूँ मैं, जो कि होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन, ये होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। क्लियर है।
यहाँ देख पा रहे हैं आप 1 से 1 कैंसिल, फिर इस बार 2 से ये वाला फिर 2 कैंसिल, और यहाँ से cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 भी कैंसिल। तो यहाँ से बाई क्या आ जाता है, बाई आएगा कॉट इनवर्स, अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा बाई 2। तो अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो यहाँ से बाई क्या आएगा, सिर्फ थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मैं लिख पाऊंगा बाई इक्वल्स टू 1/2, और थीटा हमने निकाल लिया है पहले ही। थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x के। क्लियर है, थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। तो हमारे पास हमारा जो बाई है वो कितना आया है, सॉरी देखिए हमारे पास हमारा जो बाई है वो आ चुका है अब 1/2 tan इनवर्स x, और हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था dy/dx। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं। यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx कितना आएगा 1/2, और tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x²। तो इस तरह से जो ये वैल्यू आई है ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वेक्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें मुझे दो वेक्टर दिए हैं, मान लेता हूँ मैं वेक्टर ए, पहला वाला वेक्टर मान लेता हूँ 2i माइनस का j प्लस 2k, एंड जो वेक्टर बी हम लोगों को गिवन है वो मान लेता हूँ 3i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है इन दो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर्स के बीच में कोण का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ b। तो इसकी जो है वैल्यू किस तरह से निकालेंगे आप लोग देखिए, a डॉट b, यहाँ पर हम दोनों का डॉट करना होगा। तो डॉट करना आपको सिंपली आता है, सी सीधे मल्टीप्लाई होती है i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 यानी 6, और उसकी हो जाएगी माइनस की 3, और ये हो जाएगी प्लस की 8। ठीक है, अपॉन मॉड ए और मॉड बी। देखिए किस तरह से निकाला जाता है, मॉड ए हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी 9, 9 का हो गया 3। ऐसे हम निकालते हैं मॉड बी। तो मॉड बी कितना आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 9 18, 18 और 16 अंडर रूट 34। ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा 3 इंटू अंडर रूट 34। तो ये देखिए कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 में से 3 गया तो 11। तो 11/3 अंडर रूट 34 ये हमारे पास आया कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 11/3 अंडर रूट 34, 3 अंडर रूट 34। तो ये जो होगा ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के इसको क्या लिख देंगे, आंसर। क्लियर है, इस तरह से आप उसको निकाल के दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने ये आंसर लाया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट यानी ग वाला पार्ट। देखिए ये पार्ट इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको जो काफी नंबर तो काफी कम दिए इसमें है ना। ये जो मैंने मार्क्स देखा था तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया है इन्होंने, और 2 मार्क्स में इन्होंने इस तरह का क्वेश्चन डाला है, जबकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाएगा। फिर भी चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में गिवन है। ये जो क्वेश्चन है आपने भी समझ गया, आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रैखिक प्रोग्रामिंग से लिया गया है ना, यानी एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपी से लिया गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो इसको चलिए किस तरह से सॉल्व करते हैं।
अगर आपको इसके स्टेप्स आते हैं तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें ये जो भी असमीकाएं दी होती हैं, ये देखिए ये जो असमीका दी है हमें पहली यहाँ से यहाँ तक, दूसरी दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, बाकी की ये हमें कंडीशंस और दी हैं। तो जो हमें असमीकाएं दी हैं इनको हम लोग सबसे पहले समीकरण में लिखते हैं, और जो हमें जेड दिया है ये जेड, इसको हम लोग बोलते हैं अपना उद्देश्य फलन, है ना, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो चलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को इसमें उद्देश्य फलन दिया गया है ना, उद्देश्य फलन जेड, वो हमें जेड क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, जेड दिया है x प्लस 3y। हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें ये दिया है जेड बराबर x प्लस 3y, सच दैट मतलब हमें और कंस्टेंट्स क्या दिए हैं, या सब्जेक्ट टू ये दिया है, साथ में सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट्स दिए होते हैं यानी जो असमीकाएं दी होती हैं वो लिखते हैं हम लोग। तो वो हमें क्या दी हैं, वो हमें दी हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरी दी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। साथ में ये भी दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोगों को गिवन है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दीजिए 2, इसको डाल दीजिए 3, और इसको डाल देते हैं हम लोग 4। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा हम लोगों के पास, हम लोग इसको कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें ये जो असमीकाएं दी हैं इनको हम लोग समीकरण बनाएंगे और हम उससे बिंदु निकालकर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सर्वप्रथम या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम ये जो पहली वाली लाइन है यानी x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 लिखेंगे इसको, है ना। लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी दिया हो आप इसको इक्वल टू 8 लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम x प्लस 3y बराबर 8 का ग्राफ खींचते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इस लाइन का ग्राफ खींचते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे खींचोगे आप, तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो पॉइंट्स हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आप याद करो आपने 10th में भी ऐसे ग्राफ बनाए होंगे, देखा होंगे, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से टेबल बनाते हैं और हम इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं x y, ठीक है। चलिए अगर मैं x को यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो y मेरे पास कितना आएगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख लिया है शायद, x प्लस वाई इज 8 था, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 था, तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो मुझे x कितना मिलेगा, वो भी 8 मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने लिख तो दिया, ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ हम लोग लास्ट में ही खींचेंगे, पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन उन स्टेप्स को हमें लिखना पड़ता है, अगर आप स्टेप में लिखेंगे तो फिर दिक्कत है। तो उसके बाद हम इसका ग्राफ खींच दिया, अभी खींचा नहीं है लेकिन हमने बता दिया कि हम इसको ग्राफ खींचते हैं। जब ग्राफ खींच दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक बिंदु को सेटिस्फाई करवाते हैं, और बिंदु अधिकतर कौन सा लेते हैं हम लोग, मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं, यानी 0,0 जो होगा, तो 0,0 जो है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, 0,0 को असमीका, कौन सी असमीका, यही पहली वाली जो कि है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसमें रखते हैं हम लोग, है ना, यानी इसमें रखने पर, तो चलिए हम लोग इसमें रखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, यानी x और y के मान आप ये रख दीजिए इसमें। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8। अब बताइए आप कि क्या ये बात सत्य है या गलत। यहाँ लिखा हमारे पास आया है 0 जो है वो 8 से कम है, जो कि सत्य है ना, जो कि कैसा है, सत्य है, विच इज ट्रू। अगर ये सत्य है इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर आपने एलपीपी पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा, तो आपको ये पता होगा कि अगर ये कंडीशन सत्य हो जाती है तो जो हमारा अर्धतल होता है ग्राफ में, जो हमारा हाफ प्लेन होगा, वो प्लेन इस मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो हमारा अर्धतल है
अतः अर्धतल कहाँ स्थित है? मूल बिंदु की ओर। ठीक है, मूल बिंदु की ओर है। ठीक है ना। अब ये तो हमारी बात खत्म हुई है सिर्फ एक असमिका के लिए। यही काम हमें करना होगा किसके लिए? दूसरी असमिका के लिए। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब फिर से काम वही करिए। अब हम लोग दूसरी वाली जो असमिका थी उसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है ना। तो किसका? अब 3x + 5y > 15 का ग्राफ खींचते हैं। का ग्राफ खींचते हैं। तो इसको ग्राफ खींचने के लिए फिर से हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम इसकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, वही पार्टीशन की कर दीजिए इसका x y। और ठीक है, बिंदु निकालते हैं। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो अगर हमने x को 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा और 5y = 15 आएगा। तो y कितना आएगा? 3। अगर हम y को 0 करते हैं तो हमें x कितना मिलेगा? तो हमें x मिलेगा अपना 5। ठीक है, यानी हमें बिंदु मिल गए। बिंदु यहाँ से मिल गए हमें 0,3 और 5,0। इस वाले ग्राफ से मिले थे 0,8 और 8,0। ठीक है ना, ये बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर से वही 0,0 को असमिका 0,0 को हाँ इस असमिका में रखने पर, कौन सी असमिका? 3x + 5y > 15 में रखने पर। तो इसको रखने के बाद चेक करते हैं कि ये कहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये देखिए 3 × 0 + 5 × 0 > 15। यानी यहाँ से हमारे पास आया 0 बड़ा है 15 से। अब बताइए आप, ये सत्य है या गलत है? ये सही है या गलत है? तो आपको दिख रहा होगा 0 कब से बड़ा होने लग गया? अभी 15 से। गलत है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? जो कि असत्य है। और जब असत्य आता है तो हम लोग लाइन क्या लिखेंगे? तो जो हमारा अर्धतल होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? जैसे अगर सही आता तो हम लोग लिखते अतः जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर है। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि अतः अर्धतल मूल बिंदु से विपरीत ओर है। मूल बिंदु से विपरीत, मूल बिंदु से विपरीत ओर है। ठीक है ना। ये आपने दोनों असमिकाओं के लिए लिख दिया। लेकिन हमें जो ग्राफ खींचना था अभी हमने वो ग्राफ नहीं खींचा है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि हम लोग इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। ठीक है ना। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट मिले हैं हमें 0,8, 8,0 और 0,3 और 5,0। इस तरह से हमें जो पॉइंट मिले हम इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ सब और हम लोग सीधे ग्राफ खींचते हैं इसका। तो देखिए भाई, ये मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको वही पॉइंट्स लेने हैं। तो मैं ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8। ऐसे में बाई पे ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8। क्लियर है। हमें जो पॉइंट मिले थे वो कौन कौन से मिले थे? हमें पॉइंट मिला था एक तो 5,0, एक 0,3 है ना। तो देखिए 2, 4, 6, 8 है ये, और ये भी है 2, 4, 6, 8। तो जो हमारे पास पॉइंट्स थे मैं एक बार लिख देता हूँ। हमें एक रेखा से एक लाइन के जो पॉइंट मिले थे वो तो मिले थे हमें 0,3 एंड 5,0, और एक के हमें मिले थे 0,8 एंड 8,0। ठीक है ना। तो इन दोनों लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0,3 किस तरह से लिखा जाएगा? ये पॉइंट कहाँ पर होगा? x पे 0, y पे 3, यानी यहाँ पर। ठीक है। और चलिए मैं इसको दूसरी किसी कलर से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला पॉइंट होगा एंड जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा 5,0, वो यहाँ होगा 4 के बाद 5। ठीक है। तो चलिए हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं। आप जो है ग्राफ खुद से फिगर पे खींचिए तो आपको सही समझ में आएगा। मैं रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये मैंने सपोज ग्राफ खींच दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये कितना था, ये मेरे पास पॉइंट था 0,3 एंड ये वाला जो पॉइंट था वो था हमारे पास 5,0। और ये जो लाइन आई है इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी 3x + 5y ग्रेटर देन 15 इक्वल्स टू 15, यही थी। क्लियर है। अब हमारे पास दूसरी लाइन बची है, दूसरी थी 0,8 एंड 8,0, यानी ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। क्लियर है। इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं। तो चलिए इन दोनों को जो हम लोग मिलाएंगे तो इस ये जो लाइन है ये भी ऐसे जाएगी, पास होगी इससे, ठीक है। ठीक है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास 8,0 और ये पॉइंट है हमारे पास 0,8। और ये जो इक्वेशन है ये किस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इसकी इक्वेशन थी x + y = 8। चलिए अब जो चीजें आपने पीछे लिखी थी, अब मैं आपको उसका यूज बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये ग्राफ का हम अब यूज करेंगे। तो ये हमें मालूम है, ये हमारा मूल बिंदु है O, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, जिसको हम लोग बार बार टेस्ट यानी कि चेक करा रहे थे, जिसको हम लोग बार बार टेस्ट कर रहे थे कि ये ऊपर है या नीचे है, कहाँ पर है। तो जब हमने इस इक्वेशन में इसको रखा था, आप पीछे देखिए मैंने हटा दिया है लेकिन आपने नोट कर लिया होगा, तो आप उसमें देखिए कि जब हमने इसको पीछे लिखा था तब हमने ये कहा था कि इसके लिए जो 0,0 था वो सत्य आया था। तो हमने लिखा था जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर है, यानी इस लाइन के मूल बिंदु देखिए, इस लाइन से मूल बिंदु किधर है, नीचे की ओर है, यानी जो आंसर का क्षेत्र है वो इसके नीचे है, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे की तरफ है। और जब हमने नीचे वाली लाइन में डाला था तो उसने कहा था कि गलत है ना। तो जो हमने लिखा था कि अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत हो रहा है, यानी इससे ऊपर है, यानी जो हमारा आंसर का क्षेत्र है वो कौन सा है, वो हमारा ऊपर से तो नीचे है लेकिन इस लाइन से ऊपर है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें दो चीजें और दी थी, x > 0 और y > 0, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो यानी कि हमें जो लेना है, देखिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट होती है और ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। तो दोनों चीजें पॉजिटिव कहाँ होती हैं, प्रथम वाले चतुर्थांश में, है ना, इसी में फर्स्ट वाले में। तो जो हमारा आंसर क्षेत्र होगा, सुसंगत क्षेत्र, वो कहां से कहां तक होगा, वो हमारे पास ये होगा, समझ रहे हैं ना आप, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इतना सा हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। यानी जो हमारा आंसर है वो यहां पर होगा। तो अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए, हमें निकालना है न्यूनतम मान, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि हमारा सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सुसंगत क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं A पॉइंट, ये मान लेता हूँ मैं B पॉइंट, ये मान लेता हूँ मैं C पॉइंट और ये मान लेता हूँ मैं D वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसको लिख देता हूँ D। तो हमें लिख सकते हैं क्या कि अतः जो सुसंगत क्षेत्र है, अतः सुसंगत क्षेत्र कौन सा है, A B C D A, क्लियर है ना, A B C D A है। अब जो हमारे पास सुसंगत क्षेत्र होता है तो उसके जो जो बिंदु होते हैं, अब आप देखिए सुसंगत क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हमारे पास आ रहे हैं, शीर्ष बिंदु। तो इनके जो शीर्ष बिंदु हैं वो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं, एक तो वही A है, एक ये B है, एक ये C है और एक ये D है, यही तो आ रहे हैं। तो ये जो शीर्ष बिंदु होते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चेक करते हैं किसका मान, Z का मान, ठीक है, इन्हीं बिंदु पर हम लोग चेक करते हैं Z का मान। तो चलिए हम लोग इस बार इसको लिखना पड़ेगा, इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, शीर्ष बिंदु ए बी सी डी है। ए कितना है 0,3, ए, फिर बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,8, फिर सी यानी 8,0 तथा
5,0 यानी डी 5,0 है। यही हमारे पास शीर्ष बिंदु है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु पर जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें लिखेंगे शीर्ष बिंदुओं पर जेड का मान, शीर्ष बिंदुओं पर जेड का मान। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास एक टेबल है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हम लोग इसमें क्या है, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर शीर्ष बिंदु, यहाँ पर हम लिखते हैं शीर्ष बिंदु और यहाँ पर हम लिखते हैं जेड का मान। और जेड हमारे पास क्या था, हमारे पास जो जेड दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था हमें x+3y, ठीक है ना, x+3y। तो शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदुओं को लिखिए। तो उनमें से हमारे पास एक है 0,3, एक है 0,8, तीसरा है 8,0 और चौथा है 5,0, ठीक है ना, ये बिंदु हैं। अब आप इन बिंदुओं को जेड में डालिए और बताइए हमारे पास कितने कितने मान आएंगे। तो अगर हम x को 0 रखें और y को 3 रखें तो यहाँ से कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है ना। दूसरा अगर रखते हैं तो ये आएगा 27। तीसरा आप रखते हैं यहाँ पर तो x हो गया 0 और नहीं x हो गया 8, ठीक है ना, वो तो हो गया 0 और यहाँ से ये हो गया 5 और ये हो गया 0। तो अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था हमें इस जेड का हमें न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास जेड के इतने मान आए हैं, ठीक है ना। इन चारों मानों में न्यूनतम मान कौन सा है, सबसे छोटा मान। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये वाला मान है ये सबसे न्यूनतम मान है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि अतः, अब हम लोग अपना आंसर लिखते हैं, अतः जेड का न्यूनतम मान, अतः जेड का न्यूनतम मान कितना है, 5 है। अतः जेड का न्यूनतम मान 5 है। और अगर आपसे बिंदु भी पूछ रहे तो आप वही बता देंगे जो कि किस बिंदु पर प्राप्त होता है, जो कि बिंदु 5,0 पर प्राप्त होता है, ठीक है ना, 5,0 पर प्राप्त होता है। और इसी सवाल में अगर आपसे अधिकतम पूछता, अधिकतम मान, तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पर 27 होता है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका मान कितना है, मैक्सिमम 27 है। तो तब आप आंसर लिखते कि अतः जेड का अधिकतम मान 27 होगा जो कि 0,8 पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये सवाल आपको यहाँ पर करना था। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में डाल दिया है, पता नहीं किस तरह से दिया था। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है घ वाला पार्ट, इसमें कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने देखा था, इस पे भी स्टार लगा हुआ था, यानी ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटाया गया है, ठीक है ना। यानी ये जो चीज़ है ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं आएगी। अगर ये नहीं आएगा तो फिर मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी इसका सोल्यूशन जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग जो आए हैं वो आए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो जो क्वेश्चन हैं ये भी 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सब 2 मार्क्स के ही हैं। तो चलिए हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित के हैं, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान के हैं और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। अगर कोई यादृच्छिक विद्यार्थी चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वे गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। हमें इस सवाल में क्या क्या चीजें दी हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, हमें ये दिया है कि 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हम टोटल मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं, ठीक है ना। तो माना जो एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में वो कितने मान लें हम लोग, 100। तो अगर हमने ये 100 मान लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, गणित वाले कितने हैं, गणित वाले हैं 40%, कितने हैं 40%। तो अगर ये 40% हैं तो ये 40 हो गए क्योंकि हमने 100 मान लिए थे। तो हम इसकी निकालते हैं पहले क्या, प्रोबेबिलिटी।
साथ ही साथ निकालते चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 40/100 यानी कि 2/5। ये आ गया। अब और क्या दिया है हमें? अब दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो। बायो वाले कितने हैं? 20% यानी 20 हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? वो 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है। और फिर हमें दिया है, दोनों पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी दी है? नहीं सॉरी, पहले तो स्टूडेंट्स दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गणित, अच्छा मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायो। ठीक है ना, जब दोनों की बात आती है तो हम लोग क्या लेते हैं? उनका इंटरसेक्शन। तो उनके इंटरसेक्शन में कितने स्टूडेंट दिए हैं? 10%। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा? 10/100 जो कि हो जाएगा आपके पास 1/10। यानी हमारे लिए इतनी चीजें मिल गई हैं। अगर हमें इतना मिल गया है तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए किस बात की? कि वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप हम लोग करते हैं बेस प्रमेय से, है ना। अगर आपने बेस प्रमेय पढ़ी है तो ध्यान करिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम लोग कि हमें एक इवेंट तो ज्ञात है, हमें ये ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी बायो तो पढ़ता ही है, ये हमें पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गणित की। ठीक है ना। तो जो हमें पता होती है उसको हम लोग अपान में लिखते हैं और जो हमें निकालनी होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे दिया होता है उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना। यानी जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लेते हैं और अपॉन जो नीचे होती है उस प्रोबेबिलिटी को नीचे ही लिखते हैं। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए बस। तो ये हमने ऊपर निकाल लिया है। एम इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 1/10 एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई है? 1/5। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 2 10। तो इस तरह से हमें कितना मिलेगा? 1/2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। और सेकंड पार्ट में हमसे इसका उल्टा पूछा है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में तो पूछा गया कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ये पता है कि गणित। अच्छा ठीक है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो जबकि हमें पता है कि वो मैथ पढ़ता है। तो ये किस तरह से होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो चाहे प्रोबेबिलिटी बायो की मैथ से इंटरसेक्शन निकालिए, चाहे मैथ्स का बायो से इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन तो सेम ही आता है। तो ऊपर से तो ये सेम ही आएगा, नीचे आप देखिए इस बार चेंज हो जाएगा। पी एम कितना आया हमारे पास? 2/5, है ना। 2/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 और ये हो जाएगा 1/4। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले पार्ट का आंसर 1/2, सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 1/4। तो हम लोग इसको इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फोर्थ का खा वाला पार्ट। इस पार्ट में हमें एक इंटीग्रेशन दिया है, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा। ये हमें गिवन है साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए dx। ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, साइन, इसको मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं? मैं इसमें ऊपर a जोड़ रहा हूं, a घटा रहा हूं। ठीक है ना। a जोड़ रहा हूं और a घटा रहा हूं, और a पहले से घटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a और a कितना हो गया? 2a माइनस का। ठीक है ना। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2a, मतलब मैंने x प्लस ए को अलग लिख लिया और 2a को मैंने अलग लिख लिया, अपॉन ये क्या हो गया? साइन x प्लस ए dx। अब इंटीग्रेशन, ये हमें ऊपर दिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या बन गया है? साइन a माइनस बी का। वो आपको आता है, क्या होता है? ये होता है साइन, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी अपॉन टोटल में क्या दिया है? साइन x प्लस ए dx। ठीक है ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, dx। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं ना। देखिए, ये जो cos 2a है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो पूरे से बाहर आ जाएगी। cos 2a इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा साइन ऑफ x प्लस ए
अपॉन साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इस वाले पार्ट से देख पा रहे होंगे आप साइन 2a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ऊपर बचेगा cos x प्लस ए और नीचे अपॉन में क्या है साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है ना। चलिए ये जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास cos 2a इंटू ये बचेगा 1, तो 1 का dx क्या होता है x माइनस यहाँ से हमारे पास आएगा साइन 2a और इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा ये हमारे पास cot x प्लस ए इंटू डी एक्स। तो चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास पहले तो आ चुका है x cos 2a माइनस साइन 2a और cot x का आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो ये हो जाएगा हमारे पास log sin x प्लस a और प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा। इजी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग इनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये वाला पार्ट, ये जो क्वेश्चन है वेक्टर का है, दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण हमें ये गिवन है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक बार हम लोगों ने कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर उसके विकर्ण गिवन हो, तो उसका एरिया का उसका क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 1/2 और मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा है। तो हम लोग बस इसी को यूज करेंगे। तो हमें गिवन तो है ही, d1 भी दिया है और d2 भी दिया है, तो सीधे सीधे क्षेत्रफल निकाल देते हैं फिर। तो इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा देखिए 1/2 और देखिए आई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप और वैल्यू डाल दीजिए। d1 की वैल्यू कितने कितने कोएफिशिएंट हैं 3 2 -1 और d2 के कितने हैं 1 -3 और 2, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2, अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को आपको वैसे ही ओपन कर देना है। तो सबसे पहले आई को मैंने लिख दिया, यहाँ क्या आएगा 2 2 जा 4 4 -3 माइनस जे को एक्सपेंड करो आप तो 3 2 जा 6 +1 प्लस के को करेंगे तो क्या आएगा -9 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 1/2, अंदर आएगा ये आई कैप 6 और 1 हो जाएगा 7 जे और ये हो जाएगा माइनस का 11 के। तो ये जो आया है ये हमारे पास आ गया है इस तरह से ना, लेकिन साथ में ये क्या लगा हुआ है डिटर्मिनेंट है ना, साथ में ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर सॉरी मॉडुलस। यहाँ पर डबल लगाएंगे है ना, एक तो ये मॉडुलस वाला है और दूसरा हम डिटर्मिनेंट जो d1 क्रॉस d2 निकालना पड़ता है वो लगाया है। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और पता है आपको किस तरह से आता है ये √1 + 49 + 11 का स्क्वायर 121। तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये √171/2 स्क्वायर यूनिट्स है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है तो किस में आएगा वर्ग इकाई में। तो ये हमारा इसका क्या आएगा आंसर। क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास ये जो दोनों क्वेश्चन है मैंने इसलिए इतने पास लिखे हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस को इस बार हटाया गया है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रोले प्रमेय से है और रोले प्रमेय आपकी इस बार है नहीं, फिर भी अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप बताइए कमेंट करके। और ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है सेकंड एक्सरसाइज का, जो कि इस बार कट गई है ना। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को पास पास लिखा। ये दोनों क्वेश्चन सिलेबस में इस साल नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। अगर आप फिर भी इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में फिर से देखिए, इस बार हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए
ये बराबर ये। तो चलिए हम इसकी क्या LHS लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, a प्लस बी और b प्लस सी, c प्लस a। इधर गिवन है b c a और c a b, ये हमें गिवन है। ध्यान है आपको, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशंस का यूज करते हैं, है ना। तो चलिए हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग देखिए यहाँ पर ये है a प्लस बी बी। तो अगर मैं कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाऊं कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, मतलब अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाऊं तो देखिए क्या आता है मेरे पास। तो मेरे पास आता है a प्लस बी माइनस बी, यहाँ से आता है मेरे पास b प्लस सी माइनस सी और c प्लस a माइनस a, और यहाँ क्या बचता है b c a। C2 और C3 में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो तो मुझे ऐसे लिखने पड़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या, ये b से b कैंसिल, c से c कैंसिल और a से a कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास a b c और b c a और c a b, ये आ गया है। क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं सिंपली। जैसे हम डिटर्मिनेंट को खोलते हैं हम लोग, वैसे ही इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो चलिए इसको खोल देते हैं। तो सबसे पहले a लिख लिया, तो अंदर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, बी सी माइनस ए स्क्वायर। फिर मैंने माइनस बी ले लिया, ये हटाया ये हटाया, यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी के साथ क्या आएगा बी ए, मतलब ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, यहाँ से क्या आएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितने हो गए 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, यही आते ही हैं, पता है आपको सबको। तो इस पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो फिफ्थ वाले मैंने अभी शुरू करे हैं, फिफ्थ वाले जो क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, ये सब 5 मार्क्स के हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स में गिवन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आप खुद देख लीजिए, क्या ये टफ था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी देखिए इतना टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये इंटीग्रेशन दिया है और ये प्रूफ करना है। तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, निश्चित समाकलन, आपने ये उसमें जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, कॉट को किसमें, कॉस अपॉन साइन में। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तब भी इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते हैं तब भी हम इसको, अगर 10 में करें तब भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको 10 में करना चाहें हम इसको तब भी कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए i बराबर हमें दिया है अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाते हैं तो फिर ये जो है 10 में बन जाएगा। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं साइन अपॉन कॉस में, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ऊपर से क्या आएगा, ये अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, और इन सबके अपॉन में क्या आएगा, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, है ना, आप लोग समझ जाइए किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास ऊपर तो आएगा अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे आएगा अंडर रूट साइन एक्स। अब देखिए नीचे अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर मैं जब एलसीएम लूंगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स
और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बाकी जो अपॉन का साइन एक्स था वो ऊपर के साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी नंबर छोड़िए, आपने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी एक, कि प्रॉपर्टी होती है अगर लिमिट है हमारी a से b और f ऑफ x dx, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट a to b f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन इंटू dx। इस तरह से आपको ध्यान होगा, करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ सेम प्रॉपर्टी। तो ये i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू dx। तो देखिए अब ये क्या होगा i बराबर 0 to π/2, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन क्या होता है cos में चेंज, ये हो जाएगा अंडर रूट cos एक्स प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर इसको डाल दीजिए 2, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको पता थी, इसी का मैंने यूज करा है यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं, अब आपको पता होगा दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा i और i कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखिए जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा और ये जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और नीचे एलसीएम तो इनका सेम ही था। एलसीएम कितना था अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। क्लियर है। और dx। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से कितना आया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x और लिमिट 0 to π/2, यहाँ चल रहा है 2i। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा इस बार π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर π/2। इट इम्प्लाइज i की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से π/4। तो हमें यही तो प्रूव करना था। i की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, i की वैल्यू तो हमने ये मानी थी, आप यहाँ पुट कर सकते हैं। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी देखिए, इजी क्वेश्चन ही है। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी आती है, वो काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज मैं पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करा पाऊंगा एक वीडियो में, मैं आपको अलग अलग वीडियोस दूंगा जिसमें ये कंप्लीट का जो पेपर्स का सेट है वो मैं करा पाऊँ, ठीक है ना। लास्ट ईयर 6 या 7 पेपर्स थे वो मैं करा दूंगा। उसके बाद जो इस साल का मॉडल पेपर आया है मैं उसको सोल्यूशन करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी प्रैक्टिस से आप जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इस बार के एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4th वाला पार्ट। इस पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि ये वक्र और ये वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है ना। ये हमसे कह रहा है। तो हमें जो गिवन कर्व्स हैं वो क्या क्या दिए हैं। पहला कर्व हमें दिया है y इक्वल्स टू x3। तो ये दोनों जो कर्व हैं वो कैसे परपेंडिकुलर कट हो रही हैं। अगर ये परपेंडिकुलर कट हो रही हैं तो हमें क्या पता है कि इनका जो स्लोप होता है उनके स्लोप पे काम कर सकते हैं ना। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, उस तरह से कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला तो हमें ये वाला दिया है और दूसरा हमें दिया है दूसरा कर्व। चलिए पहले हम यहाँ पर इसको निकालते हैं। y बराबर x³ है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वाला हमें गिवन है xy इक्वल्स टू k, ठीक है ना। ये है सेकंड कर्व। यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं कि
हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं इन दोनों कर्व को सॉल्व करके। इन दोनों कर्व को हम सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो x मुझे मिलेगा यहाँ से k/y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 की वैल्यू को मैं 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक, तो मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। ठीक है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, y बराबर x का मान है k/y, यानी k/y का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y = k³/y³। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, अब y⁴ = k³। तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा k⁴/3/4। क्लियर है, y मिल गया हमें k⁴/3/4। तो y का मान 2 में रख दो, है ना, फ्रॉम 2। यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, x मिलेगा k/k⁴, यानी ये मिल गया k⁴ ये हमें x मिल गया। तो अतः जो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया वो कितना हो गया, यानी जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है उसके हमने निर्देशांक निकाल लिए। वो कितने आए हैं, वो है x, y, यानी k⁴ k⁴3/4। ये हमने इसके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम इसी पे इसकी क्या निकालेंगे, स्लोप यानी प्रवणताएं निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1, अब 1 और 2 जो हमारे पास है इनका हम क्या करेंगे, जो है अवकलन करेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 दिए है हमें y = x³। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए करिए, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा dy/dx जो कि हो जाएगा 3x²। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रवणता निकालनी है वो निकालनी कहाँ पर है, इस बिंदु पर। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं किस पर, तो dy/dx का मान कितने पर, k⁴ k⁴3/4 पर। तो यहाँ पुट करिए आप, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x का मान कितना है k⁴ और उसका क्या है स्क्वायर। तो ये अंदर हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी यहाँ से निकल के आएगा 3 k⁴ ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास पहली प्रवणता आई है, यानी m1। ये हमने क्या निकाल ली है, m1। ऐसे ही अब हम लिखेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से, और फिर हम उसका भी यही करेंगे अवकलन। तो वहां से अगर हम देखें तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा k/x। हम इसका भी क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर। ये आप खुद से लिख लीजिए, अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, dy/dx बराबर माइनस का k/x²। फिर से हमें निकालना किस बिंदु पर है, प्रतिच्छेदन बिंदु पर। तो dy/dx का मान किस पर, k⁴ k⁴3/4 पर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का k का स्क्वायर है, सॉरी x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा k⁴ 1/4 का स्क्वायर। फिर से वही होगा 2 2 जा 4 1/2, और ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, k⁴ 1/2, इतना ही बचेगा। तो हमारे पास ये आ गई हमारी कौन सी, m2 दूसरी प्रवणता। तो हमें लिखेंगे कि सिंस, यानी चूंकि हम ये लिखेंगे दोनों कर्व कैसी हैं, लंबवत हैं, है ना। चूंकि जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 व 2 हैं, ये हमारे पास जो दोनों वक्र हैं, चूंकि वक्र 1 व 2 कैसे हैं, लंबवत काट रहे हैं, है ना, लंबवत हैं। अगर लंबवत होते हैं तो क्या होता है, पहले की प्रवणता और दूसरे की प्रवणता का गुणनफल कितना होता है, -1। ये आपने पढ़ रखा है। तो पहले वाली की प्रवणता कितनी आई है, m1, वो आई है 3 k⁴ 1/2,
इंटू m2 कितनी आई है माइनस के की पावर 1/2 बराबर कितना हो गया -1। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन k की पावर 1/2 की पावर 1/2 कितना हो गया 3k, k की पावर हाफ, k की पावर हाफ कितनी होगी k होगी, इक्वल्स टू 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, 3k बराबर 1, है ना। तो हम लोगों ने क्या करा कि हमें जो दो कर्व दी थी उससे सबसे पहले हमने प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला, उसके बाद हमने क्या करा उसको अवकलन करके प्रवणताएं निकाल ली और फिर कंडीशन लगा दी जब दोनों लंब होती हैं तो। क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं, अभी इसके बाद फिफ्थ का एक और पार्ट है। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को आज कर लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार हमसे ये हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, ये आप पढ़ेंगे 3D में, है ना। 3D में आपने पढ़ रखा होगा रेखा के समीकरण और समतल का समीकरण। तो यहाँ पर हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो रेखा का रूप है ये वेक्टर रूप है, आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म में दी है। जो न्यूनतम दो रेखाओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसका जो सूत्र है आपको वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ, यानी कि हाँ मॉड्यूलस ऑफ, फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर और इसका डॉट लिया जाता है किसके साथ a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ एंड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 इसका होल मॉड। ये फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी का वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, आपको b1 क्रॉस b2 पता होना चाहिए, a2 माइनस a1 पता होना चाहिए और फिर उसका मॉड पता होना चाहिए। तो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पहले a1 a2 और b1 b2 पता होना चाहिए। ये क्या होता है, तो आपने रेखा का रूप पढ़ा होगा, रेखा की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है r बराबर a प्लस लैम्डा b, ठीक है ना, वेक्टर ये होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमें समीकरणें दी हुई हैं वो किस तरह से दी हैं, वो हमें दी हैं, पहली समीकरण दी है r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और जो दूसरी समीकरण दी है वो दी है r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो अगर हम इसकी उससे तुलना करें तो हमें यहाँ से a1 और a2 के मान मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ a1 वेक्टर बराबर, तो a1 कौन सा होता है जो पहले लिखा होता है ना, तो a1 वेक्टर कितना हो जाएगा पहली समीकरण से i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। फिर हम लिखेंगे a2 वेक्टर, a2 वेक्टर कौन सा होगा जो नीचे लिखा गया दूसरी लाइन में दूसरे समीकरण में 2i माइनस j माइनस k। फिर हमें दिख रहा है b1 वेक्टर, b1 वेक्टर कौन सा होता है, b1 होता है जो लैम्डा के साथ होता है, यानी ये हमारे पास i माइनस j प्लस k। और b2 वेक्टर ये कौन सा वेक्टर होता है जो कि म्यू के साथ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस j प्लस 2k। हमने क्या करा, ये चारों वैल्यूज को पहले अपने पास निकाल लिया। अब हम इसका क्या काम करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपने पढ़ रखा होगा सब, जनरल फॉर्म होती है ये वेक्टर फॉर्म लाइन की। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब आगे का, आगे हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, अब आगे हम लोग निकालेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि हमें निकालनी है न्यूनतम दूरी, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा v1 क्रॉस v2 और a2 माइनस a1। तो चलिए पहले हम निकालते हैं अपना a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, सीधे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, i में से i सब्ट्रैक्ट होगा, j में से j और k में से k। तो 2i में से i जाएगा तो क्या बचेगा i वेक्टर, माइनस j में से माइनस टू j में से 2j जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3j और माइनस के में से ये जाएगा तो माइनस का 2k वेक्टर। ये हमने क्या निकाल लिया अपना a2 माइनस a1 वेक्टर। अब हमारा काम बचा है अभी क्या, b1 क्रॉस b2 को कैलकुलेट करना। तो b1 और b2 का क्रॉस देखिए,
क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, आई जे के। b1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1 -1 +1, और b2 की वैल्यू दी है हमें 2 1 और 2। क्लियर है। हम लोग उसको निकालते हैं आई कैप। ये देखिए कितना आएगा, -2 -1 -j, तो कितना आएगा ये 2 -2 प्लस k, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2। तो कुल मिला के ये हमारे पास आ गया -3i, ये तो 0 हो गया, प्लस 3k। ये हमारे पास आ गया हमारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है ना। अब चलिए हम इसका मॉडुलस भी निकाल देते हैं, b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये कितना होगा, आता है आपको 9 + 9 यानी 18 ले सकते हैं हम लोग 3√2। ठीक है ना। इतना कुछ हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इन सभी की वैल्यू को हम लोग न्यूनतम दूरी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब न्यूनतम दूरी, यानी मैं इसको लिखूंगा एस डी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी बराबर, ये फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू। तो हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का डॉट निकालना है a2 - a1 के साथ में। तो ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास -3i + 3k। इसका डॉट निकालना है अभी a2 - a1 के साथ, जो कि आया है i -3j -2k। ठीक है ना। और अपॉन ये आया है हमारे पास 3√2। क्लियर है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो i के साथ कितना आएगा -3, और j तो इसमें है नहीं, तो k के साथ करेंगे तो कितना आएगा -6, और नीचे कितना है 3√2 इस पूरे का मॉड। तो ये कितना आ जाएगा 9/3√2। और आपको मालूम है नीचे अंडर रूट हम लोग लाते नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे √2 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 यानी 3 3 9, और ये हो जाएगा आपके पास 3√2/2 यूनिट्स। क्लियर है। तो ये जो दूरी है ये क्या होगी हमारी, इन दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं आज का अब, जो कि है ये वाला 5वें का 6th वाला पार्ट, जो कि इसमें पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर्स में पूछे गए हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग अब जो है सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है ये इक्वेशन x dy/dx = y - this। तो देखिए हम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर हम x और y को यहाँ से अलग तो कर नहीं सकते, अब तो यहाँ पर अलग नहीं कर पाएंगे तो क्या कर लेंगे यहाँ पर बताइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पर इसको अलग तो कर नहीं सकते हैं, और ना ही ये और किसी फॉर्म में बन रहा है। तो लेकिन आपको दिख रहा होगा ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है ना। तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस पूरे समीकरण को x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy/dx बराबर y/x माइनस x, सॉरी x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर y/x। ठीक है ना। अब ये होमोजीनियस है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y बराबर bx रखते हैं। तो y बराबर bx रखने पर, तो अगर हम लोग y बराबर bx रखेंगे तो इसको अपकरण करिए, तो dy/dx कितना आएगा, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का 1 हो गया, प्लस x ऐसे ही v का dv/dx हो गया। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम इसमें पुट करेंगे। तो dy/dx पे कितना रखें, b + x dv/dx बराबर y की जगह पर रखना है bx अपॉन x माइनस cos स्क्वायर bx/x। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस x से ये वाला x कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल, तो ये जो b है ये प्लस का b इस वाले प्लस के b से कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x dv/dx बराबर
माइनस का कॉस स्क्वायर बी, इतना बचेगा। तो देखिए क्या होगा, इनको एक तरफ करते हैं, एक्स को एक तरफ और सारे बी को एक तरफ। तो अब देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे डी बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर बी एंड इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, समाकलन लेने पर इसको दोनों तरफ समाकलन यानी इंटीग्रेशन ले लेंगे समाकलन लेने पर। तो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर बी डी बी, और इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग जानते हैं कितना होता है 10x यानी 10b, और इसका कितना होगा 1 अपॉन एक्स का log x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा हमारे पास 10b प्लस log x। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर जो हमने bx रखा था, यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें यहाँ से b, तो b किसके बराबर आएगा, b आएगा y बटे x के। तो हम लोग b का मान वापस उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखिए, तो c बराबर क्या मिलेगा हमें 10 y बटे x प्लस log x, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक आंसर होगा। या फिर इसको हम लोग चाहें तो इस कांस्टेंट को इस तरफ ही ले आए, तो हमारे पास क्या आएगा 10 बाई अपॉन एक्स प्लस log x प्लस जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव होगी तो हम उसको एक नया कांस्टेंट दे देंगे नाम, है ना, इस तरह से बराबर 0। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। क्लियर है। हम लोग इस तरह से आज हमने इतने क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया है। आगे के जो और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप साथ में शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।